आप जानेंगे कि कैसे प्रयागराज में एक मदरसे में आरएसएस के खिलाफ नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा था। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि आरएसएस को आतंकी संगठन बताया गया था। और आपको बता दें, दरअसल ये वही मदरसा है जिसमें कुछ समय पहले नकली नोट की फैक्ट्री भी चल रही थी। तो प्रयागराज के मदरसे में नफरती किताब मिली है। आरएसएस को आतंकी संगठन के तौर पर इसमें बताया गया था। इसी मदरसे में नकली नोट की फैक्ट्री भी चल रही थी। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदुस्तान का वो संगठन जिससे निकले नेता आज देश की सत्ता पर पिछले 10 सालों से राज कर रहे हैं। जिस आरएसएस नाम के संगठन से निकले नेता आज देश की नीति रीति तय कर रहे हैं, उस आरएसएस के बारे में जो कुछ लिखा गया उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वो उर्दू की किताब है जिसे पुलिस ने प्रयागराज के मदरसे से जब्त किया है। इस किताब के लेखक के तौर पर महाराष्ट्र के पूर्व आईजी एसएम मुशर्रफ का नाम लिखा हुआ है। किताब के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर के पन्नों पर क्या कुछ लिखा गया होगा। बताया जा रहा है कि पहले यह किताब सिर्फ उर्दू में छापी गई थी, बाद में इसका हिंदी अनुवाद भी किया गया। पुलिस के मुताबिक कार्यवाहक प्रिंसिपल न सिर्फ इस किताब को खुद पढ़ता था, बल्कि यहाँ तालीम हासिल करने वाले बच्चों को भी पढ़ाता था। किताब के आधार पर ही वो बच्चों का ब्रेन वॉश करता था और उनके दिलो दिमाग में आरएसएस को लेकर नफरत भरता था। प्रयागराज के मदरसे में आरएसएस के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाली ये किताब उस दिन बरामद की गई जिस दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सभी धर्म समुदाय को साथ लेकर चलने का मंत्र दिया। एक तरफ आरएसएस प्रमुख का ये ज्ञान और दूसरी तरफ मदरसे में पढ़ाया जा रहा नफरत का पाठ। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मदरसे के कार्यवाहक प्रिंसिपल के कमरे से कई और आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट मिले हैं। दर्शकों को बता दें कि पिछले महीने 28 तारीख को पुलिस ने प्रयागराज के इस मदरसे में छापेमारी की थी और यहां से नकली नोट छापने की फैक्ट्री का खुलासा किया था। उस दिन 30,000 के नकली नोट भी पुलिस को मिले थे। आपकी टीवी स्क्रीन पर 100 के वो नकली नोट डिब्बे में बंद हैं जिसे पुलिस ने बरामद किया था। साथ ही पुलिस ने नकली नोट छापने के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे उपकरण भी बरामद किए थे। पुलिस ने नकली नोट छापने के केस में प्रिंसिपल सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया था जो जेल भेजे जा चुके हैं। अब इस आपत्तिजनक साहित्य के मामले में पुलिस उनको रिमांड में लेने की तैयारी कर रही है। इनकी इंटेरोगेशन में और जो हमारे पास अन्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले हैं उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स आए हैं, उन पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इंटेरोगेशन में कुछ तथ्य आए हैं और बाकी भी साक्ष्य हम संकलन कर रहे हैं और जो भी इन्वॉल्व होंगे मदरसे के अंदर के लोग हैं या बाहर के, उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अतरसुया इलाके में जामिया हबीबिया नाम का ये मदरसा है। नकली नोट की फैक्ट्री के साथ नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा था। मदरसा बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। पुलिस और राज्य सरकार ने इसके खिलाफ पिछले हफ्ते ही कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी थी। माना जा रहा है कि इसे सील किया जा सकता है। प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने की पुलिस ने पिछले हफ्ते बस स्टैंड के पास से 2 लोगों को पकड़ा, तब इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। इनकी निशानदेही पर मदरसे में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कार्यवाहक प्रिंसिपल और मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनमें 2 पूर्व छात्र हैं। इस चर्चित मामले में अब दूसरी जांच एजेंसियों की भी एंट्री शुरू हो गई है। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कल आपको याद है वहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव किया था। इन अभ्यर्थियों ने पुलिस के साथ इनकी तीखी नोकझोंक भी हुई थी और आज केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल इनके निशाने पर आ गई। उनके घर के बाहर पहुंच गए थे ये अभ्यर्थी। सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी हुई। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के लखनऊ वाले घर के बाहर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। ये वो अभ्यर्थी हैं जो कोर्ट के फैसले के बाद नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। अपना दल की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल योगी सरकार में मंत्री हैं और प्रदर्शनकारियों की ये भीड़ उन्हीं के घर के बाहर जुटी है, नारेबाजी कर रही है। घोटाला है।
गर्मी और धूप में ओबीसी जाति के शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी वजह से कुछ की तबीयत बिगड़ गई। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर संजय त्रिपाठी ने प्रदर्शन में शामिल लोगों से बात की। क्या बात सुनी नहीं जा रही, आश्वासन नहीं मिल रहा है? अब देखिए, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है क्योंकि हमें हर जगह से न्याय मिल जाता है। सब ने मांगा है कि आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है, घोटाला हुआ है। जो काम 3 घंटे में हो सकता है 3 महीने क्यों लेट किया जा रहा है? इसलिए क्योंकि हम लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में फंस जाएं, हम लोग फिर वहाँ 2-2.5 साल मानसिक प्रताड़ना झेलें, ऐसे सड़कों पे भटके रहे। डबल बेंच का ऑर्डर आ गया तो योगी जी ने कहा हम न्याय कर रहे हैं, हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहते। तो ये अगर हम लोग सड़कों पे बैठे हैं तो ये अन्याय नहीं है, अन्याय नहीं है, घोर अन्याय है। इससे ज्यादा अन्याय क्या कर सकते हैं? 5 लोग आत्महत्या कर चुके हैं, लगभग 80% लोग मानसिक अवसाद के शिकार हो चुके हैं। हम लोग चिल्ला रहे हैं पिछले जब से हम लोग का ऑर्डर आया कि हमको जल्द से जल्द जियो कारी करके, अगर अधिकारी चाहे तो 4 घंटे में एक दोबारा सूची जारी कर सकते हैं। इस प्रदर्शन से पहले सोमवार को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती में पिछड़ों के साथ न्याय नहीं हुआ। मैंने पहले दिन से कहा है कि ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई है। और ये सिर्फ अनुप्रिया पटेल ने नहीं कहा है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा है और हाई कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है। इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, इनके साथ न्याय होना चाहिए, ये बात मैं फिर कह रही हूँ। बीजेपी के सहयोगी और राज्य के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, इस मुद्दे पर वो सीएम से मुलाकात करके बात करेंगे। हम सत्ता में बीजेपी गठबंधन में नहीं थे तब भी 4 बार मुख्यमंत्री से मिले। इस नाते हमको भी चिंता है, हम भी लगे हैं उसमें। कल मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से, कहेंगे भी। समाजवादी पार्टी कह रही है, सरकार ने अब तक उन अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जिन्होंने भर्ती के आरक्षण में घोटाला किया। सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पहली लिस्ट निकली है उसको हम जस्टिफाई किस तरीके से करें कि किस मंत्री के आदेश पर हुआ है, किस नेता के आदेश पर ये जारी हुआ है, किस अधिकारी ने इस तरीके की सूची बनाई है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार कर रही है? 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की अनदेखी का आरोप सही मानते हुए पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्तियां रद्द कर नई मेरिट लिस्ट बनाने की बात कही। इसके लिए 3 महीने का समय दिया गया, लेकिन प्रदेश में इसको लेकर पिछड़ों की पॉलिटिक्स का पारा अब हाई है। तो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन अब आपको मैं समझाती हूँ कि आखिर ये पूरा विवाद आरक्षण को लेकर है क्या। इसे विस्तार से जरा आप समझिए। देखिए, अखिलेश ने मुख्यमंत्री रहते हुए 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाया था। जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार के उस फैसले को उसी वक्त रद्द कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने योगी सरकार को 1,37,000 पदों के लिए भर्ती निकालने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा था योगी सरकार को। योगी सरकार ने फिर 2 चरणों में भर्ती निकाली और भर्ती प्रक्रिया जो है वो उसके बाद शुरू हुई। पहले चरण में 68,000 और दूसरे चरण में ये संख्या थी 69,000 भर्ती की। और दूसरे चरण की परीक्षा 2019 में हुई। फिर कट ऑफ के आधार पर मेरिट लिस्ट निकाली गई। यही इस पूरे मामले का जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड है। आरोप ये लगे इसमें कि 19,000 सीटों पर आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ। ये गंभीर आरोप इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगा। मेरिट लिस्ट को हाई कोर्ट में चुनौती भी दी गई उसके बाद, और फिर कोर्ट ने आरक्षण का पालन करने के लिए सरकार से कहा। सरकार को नई मेरिट लिस्ट के लिए 3 महीने का समय भी दिया गया कि 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट निकालिए। सामान्य वर्ग के छात्रों ने इस फैसले को फिर सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। वो लोग सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई। तो ये पूरा विवाद जिसको लेकर अब प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शनकारी इन्हीं मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की करें तो ऐसा लगता है कि यहाँ बीजेपी के सामने गठबंधन की बिसात बिछती हुई दिख रही है। खबर यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहां पर साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं और 1-2 सीटें समाजवादी पार्टी और सीपीएम को देने की बात भी सामने आ रही है। हरियाणा में उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए कांग्रेस में लगातार मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन पार्टी अभी सभी सीटों पर नाम को अंतिम रूप नहीं दे पाई। इस बीच खबर ये निकली कि नामों पर मंथन के दौरान राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी से समझौते की गुंजाइश पर नेताओं से चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राहुल गांधी ने पूछा कि हम हरियाणा में आप से गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं।
इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही है, वैसे भी कांग्रेस 55 सीटें आसानी से जीत रही है। हुड्डा का जवाब सुनने के बाद राहुल बोले कि बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन का एकजुट बने रहना जरूरी है। हालांकि राहुल ने कहा कि वो निर्देश नहीं दे रहे, लेकिन पार्टी को विचार करना चाहिए। अब सूत्रों का मानना है कांग्रेस 90 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 1 से 2 और आम आदमी पार्टी को करीब 5 सीटें ऑफर कर सकती है। अलायंस पार्टनर में कई लोगों से बात होती है, कहते हैं उसके जो इच्छा व्यक्त करते हैं, मगर कॉन्क्रीट डिसीजंस जो कुछ भी होगा समय आने पर आपको बताना। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का मानना है गठबंधन के लिए ये एक अच्छी पहल है। हालांकि फैसला केजरीवाल और हरियाणा के नेताओं को करना है। उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं। इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी अपने स्तर पर चुनाव लड़ने की तैयारी काफी पहले से कर रही है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रचार का मोर्चा हरियाणा में संभाल रखा है। पूर्व सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता कह रहे हैं, हमारी तैयारी सभी सीटों पर है, लेकिन नेतृत्व जो फैसला करे। जहां तक आम आदमी पार्टी हरियाणा यूनिट का सवाल है, हम 90 के 90 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं। बाकी तो हाईकमांड का काम है, हाईकमांड देखे। लोकसभा चुनाव के दौरान आपने कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली और हरियाणा में चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। विपक्षी वोट बंटने से रोकने के लिए कांग्रेस और आप में डील की कोशिश शुरू हो सकती है। हरियाणा में वोटिंग 5 अक्टूबर को है, नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के भूमिहारों पर दिए हुए बयान को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। कई भूमिहारी नेताओं के साथ कई ऐसे संगठन हैं जो उनके विरोध में उतर आए हैं और अब मांग इस्तीफे की हो रही है। पटना में ये पोस्टर लगे हैं जिसमें मंत्री अशोक चौधरी को रावण के रूप में दिखाया गया है। अशोक चौधरी को रावण बताने वाले ये पोस्टर लगाया है सवर्ण सेना नाम के संगठन ने। मांग अशोक चौधरी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की है। वैसे 2-3 दिनों से बिहार के अलग अलग शहरों में भूमिहारों के अलग अलग संगठन से जुड़े लोग अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कहीं पुतला दहन हो रहा है तो कहीं प्रदर्शन और नारेबाजी। असल में हुआ यह है कि पिछले हफ्ते जहानाबाद में जेडीयू की मीटिंग के दौरान बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने स्थानीय नेता जगदीश शर्मा पर निशाना साधने के लिए भूमिहारों का जिक्र कर दिया। हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह भूमिहार से हुआ है। नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहाँ भूमिहार का गाँव होगा वहाँ सड़क नहीं बनेगा, लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं। हम वोट नहीं देंगे, कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। जिन जगदीश शर्मा पर अशोक चौधरी ने उस दिन निशाना साधा, उन पर चुनाव में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ काम करने के आरोप हैं। मंत्री ने इसी को लेकर मीटिंग में उनको घेरा, लेकिन भूमिहारों ने मंत्री के इस बयान को अपने समाज पर हमला माना और उसी के बाद से नेताओं और अलग अलग संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। हम लोग जातीय स्तर पर घृणा की राजनीति के खिलाफ है राष्ट्रीय जनता दल। अशोक चौधरी ने जो बयान दिया है, घृणास्पद बयान दिया है, उनके दामाद भी उसी समुदाय के हैं, तो किस रिश्ते के चलते ऐसा बयान दे रहे हैं? हम व्यक्तिगत तौर पे मैं इस बयान का मैं विरोधी हूँ। राजू बाबू नहीं होते तो महावीर चौधरी नहीं होते। ये एक जाति विशेष पर हमला है। ये बयान पहले देते तो समस्तीपुर में पता चल जाता। समस्तीपुर में भूमिहारों का वोट लिए गोड़ पकड़ कर ये कोई न कोई इनका चाल होगा, लेकिन चाल यहाँ नहीं चलेगा, इससे पूरा नहीं है। सिर्फ विरोधियों ही नहीं, जेडीयू और बीजेपी के भूमिहार नेताओं ने भी अशोक चौधरी के बयान पर सवाल उठाए। इन हमले के बाद अशोक चौधरी ने सफाई भी दी और कहा कि उनका भूमिहारों से सालों का संबंध है। अच्छे से जानते हैं इसको लेकर जानते हैं, इसलिए कि भूमिहार के जो लोग हैं, मेरे पिताजी महेश बाबू और श्री बाबू के साथ, मेरे पिताजी को श्री बाबू ने पढ़ाया। मैं क्या कहा, मेरा भाव था कि हम भूमिहारों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हमने ये भी कहा कि मैं अपने बेटी का ब्याह किए हैं भूमिहार में। तो ये तो हम समाज के प्रति अच्छी बात बोल रहे हैं कि बुरी बात बोल रहे हैं? बावजूद इसके उनके इस्तीफे की मांग हो रही है और आरोप जाति उन्माद फैलाने के लग रहे हैं।
अशोक चौधरी जेडीयू के दलित नेता हैं, पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। इनकी बेटी शांभवी चौधरी एलजेपी की सांसद हैं और उनकी शादी आचार्य किशोर कुणाल के बेटे सायण से हुई है, जो भूमिहार जाति से है। बावजूद इसके अशोक चौधरी के खिलाफ भूमिहार संगठन सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सक्रिय हैं और निशाना साध रहे हैं। अशोक चौधरी अभी न सिर्फ बिहार सरकार में मंत्री हैं, बल्कि नीतीश कुमार की कोर टीम के सदस्य हैं और जदयू के रणनीतिकार हैं। नीतीश कुमार के फैसलों में उनकी अहम भूमिका रहती है। पिछले साल ललन सिंह के साथ विवाद को लेकर चर्चा में रहे थे, कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की और अभी जदयू के एमएलसी हैं। और अब आपको बिहार में भूमिहारों की पॉलिटिकल पावर क्या है, कुछ आंकड़ों के जरिए मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, आबादी जो है वो 2.86% है, सांसद 3 हैं, विधायकों की संख्या 17 है भूमिहारों की, केंद्र में जो मंत्री हैं वो 2 हैं और राज्य में मंत्रियों की संख्या 2 है। तो बिहार में ये भूमिहारों का पॉलिटिकल पावर है। खबर पश्चिम बंगाल को लेकर है। आपको याद होगा कि देश में जब निर्भया कांड हुआ था तो कैसे देश भर में गुस्सा था, आक्रोश था, तब भी बहुत कठोर किए गए थे कानून। और अब जब डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी हुई तो पश्चिम बंगाल सरकार ने अपराजिता विधेयक लाकर इस कानून को और कठोर कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ ऐसे कानून से ही ऐसी जघन्य घटनाएं रुक जाएंगी? एक तरफ सड़कों पर डॉक्टर्स का प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ सीबीआई की गिरफ्त में डॉक्टर घोष है, जिसे सीबीआई ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। और तीसरी तस्वीर रेप विरोधी बिल के पास होने की, जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में पास हो गया है। We want justice from CBI. বিচার চাই তো বিচারের শাস্তি দিক সিবিআই, ফাঁসি দিক সিবিআই, এটা আমরা চাই। We want result also. উত্তর প্রদেশে 7 লক্ষ নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, গুজরাটেও 5 লক্ষ নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, আর বাংলায় যারা রেকর্ড করেছে তারাও 1.5 লক্ষর কাছাকাছি আছে, কিন্তু সেখানে বিচার হচ্ছে, বিচার পাচ্ছে। বিচারে কোর্টে যদি কোনোটা আটকে থাকে সেটা কোর্টের দায়িত্ব তাড়াতাড়ি করা। अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड के नाम से आया ये बिल अगर कानून बना तो जल्द ही पूरे पश्चिम बंगाल में लागू हो जाएगा। इस बिल के जरिए महिलाओं और नाबालिग के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों में सजा का कड़ा प्रावधान है। अगर कोई रेप के बाद हत्या करता है तो मौत की सजा होगी। अगर कोई नाबालिग के साथ रेप करता है तो दोषी को 20 साल की कैद से लेकर मौत की सजा का प्रावधान है। रेप विरोधी बिल पास हो गया है, लेकिन सियासत नॉनस्टॉप जारी है। ममता बनर्जी बीजेपी को उसके राज्य वाली सरकारों की कहानी याद दिला रही हैं, तो बीजेपी कोलकाता की घटना पर हमलावर है। We want execution of this law immediately. तो আপনাকে গ্যারান্টি দিতে হবে immediate execution of this bill. लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या इस बिल के कानून बनने के बाद रेप जैसी घटनाओं में कमी आएगी, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें मुंह चिढ़ा रही हैं। लखनऊ में फिल्म में काम दिलाने के नाम पर गैंगरेप कर दिया गया। इंदौर में आरोपियों ने दिन दहाड़े किडनैप किया, फिर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। बाराबंकी में नाबालिग दलित लड़की को दबंग ने जबरन उठा लिया और उसका रेप कर दिया। अब सवाल बड़ा है कि सजा के जो प्रावधान पश्चिम बंगाल में पास हुए बिल में किए गए हैं, क्या वो काफी हैं या फिर इन्हें और सख्त करने की जरूरत है? बात हिमाचल की, जहां सुक्खू सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही है, जिस पर राजनीति भी काफी गरमाई हुई है। बीजेपी इसे सरकार का दिवालियापन बता रही है। हिमाचल प्रदेश बहुत गंभीर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। 3 तारीख निकल गई, उसके बावजूद भी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई। क्या हिमाचल प्रदेश वित्तीय संकट से जूझ रहा है या सरकार ने मुफ्त योजनाओं के नाम पर सरकार का खजाना खाली कर दिया? ये तमाम सवाल इस वक्त पूरा हिमाचल प्रदेश पूछ रहा है, क्योंकि 3 सितंबर हो गई लेकिन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की अगस्त महीने की सैलरी नहीं आई। आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन महीने की 30 या 31 तारीख को आ जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है और अब इसी को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है।
हिमाचल के पूर्व सीएम और विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सूबे की सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसे वित्तीय संकट बताते हुए विधानसभा में चर्चा के लिए नोटिस दे दिया है। आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश में स्थिति ऐसी बन गई कि कर्मचारियों की सैलरी, कर्मचारी जो सैलरी के बाद जो हमारे पेंशनर्स हैं जो उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण पूरे देश के लिए है, जिससे मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को भी सबक सीखना चाहिए। हालात ऐसे हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जवाब देते नहीं बन रहा, जो कभी आर्थिक संकट की बात कहते हैं और कभी हिमाचल को आर्थिक संकट से उबरने की कहानी गढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की सैलरी को रोका जा रहा है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हमारे भाई है। जब फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना होता है तो इस प्रकार की थोड़ी सी समस्या रहती है। अगर किसी फिस्कल डिसिप्लिन करना, आर्थिक संकट से हम उबर रहे हैं, आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं। इस वक्त हिमाचल में लगभग 2 लाख कर्मचारी और 1.5 लाख के करीब पेंशनर्स हैं, जिनकी टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब तय तारीख पर सैलरी नहीं आ पाई। हर बार पहली तारीख को कर्मचारी को, पेंशनरों को उसकी सैलरी मिल जाया करती थी, लेकिन ये मुझे भी 34-35 साल की सर्विस हो गई है, ये पहली बार हमने देखा कि आज 3 तारीख हो गई है, अभी तक सैलरी लोगों के खाते में नहीं आई है। वहीं आंकड़े बताते हैं कि सरकार 90,000 करोड़ से ज्यादा के घाटे में चल रही है। लोन चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। 15 दिसंबर 2022 से 31 जुलाई 2024 तक सुक्खू सरकार ने 21,366 करोड़ का कर्ज लिया। इस दौरान पिछले कर्ज की अदायगी के तौर पर सिर्फ 5,864 करोड़ रुपए वापस किए। इस तरह करीब 20 महीने में सुक्खू सरकार ने 15,502 करोड़ का शुद्ध कर्ज लिया। लेकिन सवाल बड़ा है, जो सरकार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं दे पा रही, वो इस कर्ज को कैसे चुकाएगी? क्योंकि साल दर साल कर्ज और उस पर लगने वाला ब्याज का मीटर बढ़ रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर मैं अब आपको दिखाता हूं। योगी आदित्यनाथ आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर कल की है और एक आज की। कल सीएम योगी फुटबॉल पर किक लगाते दिखे। आज लखनऊ में सशस्त्र सैन्य समारोह में उद्घाटन के मौके पर बंदूक से निशाना लगाते हुए नजर आए। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग चुटकी भी ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि योगी जी के टारगेट पर आखिर है कौन। देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने। आज बंदूक थामे नजर आए मुख्यमंत्री, कल फुटबॉल पर किक लगा रहे थे।